हेलो, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति के बारे में, और फिर हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे। अपने वीडियो में मैं ये इंश्योर करने की कोशिश करूँगी कि अगर प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो वो इस लेक्चर से बाहर ना जाए। इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो भी पॉइंट आपको नया लगे उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और फिर अपने हिसाब से उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्तविक शक्तियां निहित होती है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में और दो ऑप्शन कोई भी और। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वास्तविक शक्तियां होती हैं प्रधानमंत्री में और नाम मात्र की शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास। ठीक है, मीन्स राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, नाम मात्र का हेड बोलते हैं और प्रधानमंत्री होता है वास्तविक हेड। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। मीन्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ये बात हमारे संविधान में लिखी गई है अनुच्छेद 75 में। हालांकि इसका अभिप्राय ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जिसको भी अपनी मर्जी चाहे उसको प्रधानमंत्री बना सकता है, ऐसा नहीं है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा उसको राष्ट्रपति जनरली प्राइम मिनिस्टर के रूप में नॉमिनेट करते हैं, लेकिन मान के चलिए अगर लोकसभा में किसी का भी बहुमत नहीं है तो ऐसे में फिर राष्ट्रपति अपने हिसाब से अपने विवेक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री घोषित कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल या फिर गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति बड़े दल के नेता को या फिर जो गठबंधन का नेता होगा उसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करता है। ठीक है, और उसको ये बोलता है कि तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। विश्वास मत हासिल क्यों करना होगा, क्योंकि बहुमत नहीं है उसका। ठीक है, तो उसको ये हिदायत दी जाती है कि 1 महीने का टाइम है आपके पास, 1 महीने के अंदर अंदर आपको सदन में अपना बहुमत हासिल करना होगा। ठीक है, विश्वास मत हासिल करना होगा। और देखो ऐसा हुआ भी है कि राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना हो। कब चुना है, देखो ये बात है 1979 की। 1979 की बात है। उस टाइम पे मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट तो गिर गई थी और उस टाइम पे राष्ट्रपति थे नीलम संजीवन रेड्डी। ठीक है, तो जब ये गवर्नमेंट गिर गई थी देसाई साहब की, तो उन्होंने फिर गठबंधन के नेता थे चरण सिंह, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति ने अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करके चरण सिंह को प्रधानमंत्री घोषित किया था। ठीक है, अब देखो ऐसे में एक सिचुएशन हो आती है। मान के चलो अगर प्राइम मिनिस्टर की अचानक से डेथ हो जाए और फिर ये भी क्लियरली स्पष्ट ना हो कि किसको आगे नेता बनाएंगे, ऐसा भी हुआ है। ऐसा हुआ है देखो 1984 में, 1984 की बात है ये, जब राष्ट्रपति हुआ करते थे ज्ञानी झैल सिंह जी। उस टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी की तो हत्या हो गई थी। तो ऐसे में क्या हुआ था कि 1984 में झैल सिंह जी ने राजीव गांधी को पीएम नॉमिनेट कर दिया था। हालांकि होना ये चाहिए था कि कार्यवाहक चुने जाते, लेकिन उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं चुने, उनको डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री के पद पे घोषित कर दिया कि अभी हमारा अगला प्रधानमंत्री राजीव गांधी होंगे। ठीक है, लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि कांग्रेस वालों ने अपने जो है सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। देखो ये एक 1 लीनियर की फॉर्म में क्वेश्चन है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को कौन से सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो कोई सी भी सदन का सदस्य हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो,
कोई से भी सदन का व्यक्ति हो वो प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मतलब प्रधानमंत्री जी को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति जी। ठीक है, और प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखो 5 साल का नहीं है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो फिक्स ही नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से त्यागपत्र दिलवा ले या फिर प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दे, लेकिन लिखित में तो यही है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। तो आपको तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। मतलब जब तक प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत होगा तब तक राष्ट्रपति उसे नहीं हटा सकता। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा अथवा त्यागपत्र ना देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। मतलब अगर लोकसभा में अपना बहुमत ही खो दे प्रधानमंत्री तो ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटाएगा, वरना नहीं। ठीक है, फिर वो अपना 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई भी व्यक्ति की कोई से भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज मत होना कि मैं कहीं पे लोकसभा बता रही हूँ। अब आप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हो तो ज़्यादातर चीज़ें आप लोकसभा से संबंधित पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं ये बात हमारी माइंड में फीड हो जाती है, हमारी माइंड में सेट हो जाती है कि प्रधानमंत्री का संबंध तो सिर्फ लोकसभा से ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत में कोई कंडीशन नहीं है कि पर्टिकुलर व्यक्ति को पर्टिकुलर सदन का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, कोई से भी सदन का मेंबर हो प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे इंदिरा गांधी की बात करूं तो वो राज्यसभा की मेंबर थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो वो भी बनी है ना। लेकिन अगर मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो ब्रिटेन में फिक्स है कि अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उस व्यक्ति को हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना ज़रूरी है। हाउस ऑफ कॉमन समझते हो, मतलब कि निम्न सदन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूज मत होना, आई होप आपका कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा, इस बात को आप अच्छे से याद करोगे। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री के काम क्या हैं, कुछ मेन काम की हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब जो सत्ताधारी दल का नेता है वही नहीं रहा तो फिर उसकी सत्ता के रहने का क्या फ़ायदा। ठीक, प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि योजना आयोग को नीति आयोग कब बनाया गया। ठीक है, आंसर ज़रूर देना है। जो बच्चे आंसर देते हैं मुझे पर्सनली मैं बताऊं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो वीडियो को देख के भग जाते हैं ना, बड़ा गुस्सा आता है मुझे उन पर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसको देखो, याद नहीं है तो देखो, उसके बाद में कमेंट करो। एटलीस्ट वो एक क्वेश्चन तो आपका पक्का होगा ना। लेकिन कुछ लोग इतने आलस के पक्के होते हैं कि वो सिर्फ सुन लिया और एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, उनका सिर्फ इतना काम है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग से ही चले गए छोड़ के कि एक बार देखा कुछ अच्छा मिला, कुछ आइटम टाइप मिला, अगर मिला तो आप कंटिन्यू करोगे, अगर नहीं मिला तो फिर आप छोड़ के चले जाओगे। तो जो बच्चे वीडियो को पूरा देखते हैं एटलीस्ट वो तो कमेंट करके बताओ कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो पढ़ाने वाले को भी ये लगता है कि हाँ आपके वीडियो को कोई देख रहा है, कुछ मतलब बनता है आपके वीडियो बनाने का। ठीक है, देखो, प्रधानमंत्री योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राज्य जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। बताया था कि राष्ट्रपति सेनाओं का हेड होंगे, तीनों सेनाओं के हेड होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए राजनीतिक हेड की, ठीक है, पॉलिटिकल हेड कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। वो सत्ताधारी दल का नेता होता है। सत्ताधारी दल का तो होगा ही। ये देखो 2 आर्टिकल्स हैं, इन पर भी ध्यान देते हैं। आर्टिकल 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लिख लेना, याद कर लेना। आर्टिकल 74 ये कहेगा कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उनके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब।
ठीक है। और आर्टिकल 75 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन में दे देगा आपको लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलो अब कुछ वन लीनियर की फॉर्म में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका चैप्टर फाइनल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता फिर इससे बाहर प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना चाहिए। ठीक है, और जो कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इसी तरह बनते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन में आपको दे देगा कि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, दूसरे में दे देगा प्रधानमंत्री नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री नाम मात्र का हेड होता है, तीसरे में आपको दे देगा कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इन कूट में से आपको सही का चयन करना होता है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर करके पढ़ो चीज़ों को, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। 6 लोग मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने। तो आपसे एग्जाम में 4 ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो आपको ये बेसिक याद रखने हैं। 6 लोग हैं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और करंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला देखते हैं, देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। क्वेश्चन पूछ सकता है, देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। तो प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री रहे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कितने दिन रहे? 16 साल 9 महीने 13 दिन। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। बेसिक क्वेश्चन है, पता होगा। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वास मत प्रस्ताव करने में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए हैं। मैंने आपसे कहा है ना कि अगर वो व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, अगर वो संसद में अपना बहुमत खो देता है तो उसको फिर त्यागपत्र देना होगा। अगर वो खुद त्यागपत्र नहीं देगा तो फिर राष्ट्रपति फोर्सली ले लेंगे। जो बहुमत हासिल नहीं कर पाए वो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाली प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, 13 दिन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? वाजपेयी जी का, 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा। तो कैबिनेट मंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? जगजीवन राम का। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उसकी पदावधि के दौरान हो गई थी। तो ऐसे 3 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। तो वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत से बाहर ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। ये उप प्रधानमंत्री हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादातर तो आपको याद होंगी। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, और बाकी अपनी पढ़ाई करते रहो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।